प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। आज का टॉपिक रहेगा पर्वत निर्माण सिद्धांत। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि पर्वत निर्माण सिद्धांत हमारा ये टॉपिक रहेगा आज का, और ये सिद्धांत कोबर महोदय ने दिया था। कोबर ने इस सिद्धांत के बारे में बताया है कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, या जो पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं वो कैसे बने हैं। तो इसमें देख लेते हैं। पहले तो समझ लेंगे कि पूरा पर्वत निर्माण सिद्धांत है क्या चीज़ और इसके एक कीवर्ड क्या है, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भूसन्नति, एक शब्द आएगा आपके सामने, भूसन्नति या भू अभिनति। तो जो भूसन्नति शब्द है, भूसन्नति का मतलब है धंसा हुआ क्षेत्र। जैसे ये धंसा हुआ क्षेत्र है, ये क्षेत्र में को भूसन्नति कहेंगे। और धंसे हुए क्षेत्र, थालीनुमा क्षेत्र को पानी कहीं ना कहीं से आकर के भर देता है इस क्षेत्र को। तो ऐसे क्षेत्र पानी से ढके हुए रहते हैं, इनको कोबर ने भूसन्नति का नाम दिया है। जैसे आप तालाब कहते हैं, ऐसे बड़े क्षेत्र को भूसन्नति नाम दिया है। अब जो भूसन्नति मैंने बनाई है, इसके बराबर का जो क्षेत्र है अपेक्षाकृत ये ज़्यादा उठा हुआ होगा, यानी कि भूसन्नति से ऊंचा क्षेत्र होगा, जब तो वहाँ पानी नहीं है। तो ये दृढ़ भूखंड है, इनको क्या समझेंगे आप, दृढ़ भूखंड। और ये अग्र प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं, अग्र प्रदेश। तो ये दृढ़ भूखंड है। दृढ़ का मतलब कठोर चट्टान से बने हुए, अग्र प्रदेश का मतलब सबसे पहले भाग, आगे के भाग जो कि भूसन्नति से लगे हुए हैं। अब कोबर महोदय का मानना ये था कि जो भूसन्नतियाँ हैं, भूसन्नतियाँ धंसे हुए थालीनुमा क्षेत्र हैं और इनके बराबर में उठे हुए दृढ़ भूखंड हैं। इन दृढ़ भूखंडों से पानी आता है, वर्षा का या किसी भी तरह से नदियों का, और ये पानी आकर के इस भूसन्नति में आकर के गिरता है। गिरने से एक बात साफ है कि पानी अपने साथ कंकर पत्थर तोड़ के लाता है। तो लंबे समय के बाद ये भूसन्नति से पानी पूरी तरह पानी से भर जाती है भूसन्नति, और पानी के साथ साथ गाद मिट्टी जो भी टूट करके आती है, उस गाद मिट्टी से भी ये यहाँ तक भर जाती है। लंबे समय के प्रोसेस से ये भर जाती है। इससे ये क्षेत्र काफ़ी वजनी हो जाता है। ज़्यादा वजन होने के कारण इस पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से ये क्षेत्र नीचे के लिए धंसता है। जब किसी पर दबाव पड़ेगा तो नीचे धंसेगा। और ये जो अग्र प्रदेश हैं, ये अग्र प्रदेश आगे की ओर मूव करेंगे, आगे की ओर आएंगे। जब ये आगे की ओर आएंगे तो इसमें जो मलबा भरा हुआ है भूसन्नति के अंदर, ये मलबा दब करके ऊपर उठ जाएगा, और उठने से जो क्षेत्र उठेंगे वे बलित होकर के पर्वतों का निर्माण करेंगे। ये पूरी प्रोसेस भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा कोबर महोदय ने हमें बताई है। मैं ऐसा करता हूँ, आपने ये अगर वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक इतना देखा हो तो आपको भूसन्नति का सिद्धांत की मेन थीम समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे की, जो इसमें लिखा है। आप क्वेश्चन आता है भूसन्नति सिद्धांत के बारे में, स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए, टिप्पणी लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, उसको एक व्यवस्थित तरीका है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, ये थालीनुमा क्षेत्र को भूसन्नति कहते हैं, अग्र प्रदेश कहते हैं, दृढ़ कठोर चट्टानें हैं ये। तो इन शब्दों को और इस पूरे ग्राफ को समझना बेहद आपका ज़रूरी था। आपने ये पूरा समझ लिया। अब बात करते हैं सिद्धांत की। कोबर का पर्वत निर्माणक भू अभिनति सिद्धांत। कोबर के विचार से पृथ्वी संकुचन का कार्य करती है। संकुचन का मतलब है सिकुड़ने का कार्य। जैसे यहाँ मैंने अभी बताया, इधर से इधर को, इधर से इधर को ये सिकुड़ रही है, खिंचाव से सिकुड़ती है, तो संकुचन का कार्य करती। संकुचन का कार्य इसकी उत्पत्ति के समय से ही चल रहा है। पृथ्वी पर प्राचीन एवं कठोर भूभाग, प्राचीन मतलब पुराने, कठोर कड़े भूभाग तथा लोचशील निर्बल क्षेत्र, जिन्हें भूसन्नतियाँ कहा जाता है। तो लोचशील का मतलब इसमें इतनी लोच होती है कि ये सिकुड़ भी जाते हैं और आगे को बढ़ भी सकते हैं, इसी को हम लोचशील कहेंगे। रहे हैं निकट स्थित रहे, ठोस भूभागों पर परिवर्तन की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो अग्र प्रदेश के बारे में मैं बात कर रहा था अभी, ये वाले अग्र प्रदेश,
इन वाले अग्र प्रदेशों पर ये कठोर चट्टान के बने हुए हैं, इसलिए पर्वत निर्माण के बारे में इन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे लोचशील निर्बल क्षेत्र, अब ये भूषण नीति की बात कर रहे हैं। निर्बल क्षेत्र जो कमज़ोर भाग रहे, पर्वतन क्रियाओं के कारण परिवर्तित होते रहे हैं, बदलते रहे हैं। इन कठोर भागों के चारों ओर ही महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। सेकंड पेज पर आइए। ये दृढ़ पिंड सदैव स्थायी केंद्रक बने रहे हैं। अब आगे दे रखा है रूस, साइबेरिया, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ब्राज़ील, कनाडा, अफ्रीका में स्थित थे। इन स्थायी दृढ़ पिंडों के मध्य जो निर्बल क्षेत्र थे वहाँ काफ़ी तलछट जमा होती रही तथा भू अविनतियों के दोनों किनारों पर अग्र प्रदेश की तलछट वलित हो गई। बलन पड़ते समय अग्रभूमि के निकट 2 श्रेणियां बनी और दोनों श्रेणियों के मध्य पठार का निर्माण हुआ। अगले पेज पर आते हैं। पृथ्वी पर कितनी बार परिवर्तन क्रियाएं हुई? यद्यपि वर्तमान समय तक भूवैज्ञानिकों ने 4 प्रमुख परिवर्तन क्रियाओं के युगों का पता लगाया है, परंतु कोबर ने 6 युगों का उल्लेख किया है। ये जीके का भी पॉइंट बन गया। कोबर ने कितने युगों का वर्णन किया है? तो 6 युगों का। इनमें से 3 घटनाएं कैम्ब्रियज युग से पहले घटित हुई मानी गई हैं। अंतिम 3 क्रियाएं क्रमशः कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन युग की परिवर्तन क्रियाएं मानी गई हैं। जहाँ पर आज पर्वत है, प्रारंभ में वहाँ पहले भूसन्नतियाँ थीं। भूसन्नतियाँ मतलब धंसा हुआ थालीनुमा क्षेत्र, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल माना है। कोबर का मानना था कि पर्वत निर्माण की पहली प्रोसेस होती है भूसन्नतियाँ, क्योंकि जब तक भूसन्नति नहीं होंगी तब तक अग्र प्रदेशों से, दृढ़ भूखंडों से मिट्टी कटकर नहीं आएगी, और जब मिट्टी ही कटकर नहीं आएगी तो इसमें दबाव नहीं पड़ेगा और ये सारी प्रोसेस अधूरी रह जाएगी। तो इस तरह से उनका मानना था कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूसन्नतियाँ हैं। जहाँ पर भूसन्नतियाँ होंगी वहीं पर पर्वतों का निर्माण होगा। अब आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत से ही सटा हुआ है और उसका कुछ भाग भारत में भी है। तो आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो कोबर महोदय का उसके विषय में भी मानना ये था कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कभी बड़ी भूसन्नति रही होगी। बड़ी भूसन्नति रहने से एक तरफ से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और दूसरी तरह से कुनलुन पर्वत का निर्माण हुआ। आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, हिमालय के पार कुनलुन पर्वत है, कुनलुन पर्वत है, और हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच जो क्षेत्र आपको दिख रहा है वहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र पूरी तरह थालीनुमा था, यहाँ पानी भरा रहता था, ऐसा कोबर का मानना है। कोबर के अनुसार ये भूसन्नतियाँ लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्ज थीं। पृथ्वी पर पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसन्नति निर्माण की होती है। प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं, जिन्हें कोबर ने अग्र प्रदेश यानी कि फोरलैंड बताया है। इन प्रदेशों के अपर्दन से प्राप्त मलबे से नदियों द्वारा भूसन्नतियों के जमाव होता है। जमाव के कारण भार में वृद्धि होती है। मैंने अभी आपको यही बताया था कि जब भूसन्नति होगी, भूसन्नतियों में जमाव होगा और जमाव होने से इसमें भार बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, और जब भार या वजन बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तब इसमें दबाव पड़ेगा, नीचे जाएगा। पूरा सिद्धांत वही है। आगे बात करते हैं। इसमें भार में वृद्धि होने से भूसन्नति की तली में धीरे धीरे निरंतर घिसाव होता जाता है। ये घिसाव नहीं है, धसाव है, ठीक है, धसाव होता जाता है। जब भूसन्नति मलबे के जमाव से भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन से, अब देखो ये शब्द है क्षैतिज और अगला है संचलन। संचलन और क्षैतिज का मतलब है इस तरह से आगे के लिए, संचलन का मतलब सिकुड़ना आगे के लिए, क्षैतिज का मतलब एक दूसरे की ओर इस तरह से आपस में सिकुड़ना, और बीच में क्या है? थालीनुमा क्षेत्र। तभी तो इससे मलबा ऊपर उठेगा, और मलबा ऊपर उठेगा तो पर्वतों का निर्माण होगा। तो यहाँ पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन से
अग्र प्रदेश, ये अग्र देश गलत लिखा हुआ है, अग्र प्रदेश एक दूसरे की ओर सरकने लगते हैं। इस तरह भूसन्नति के दोनों पार्श्वों के एक दूसरे की ओर सरकने के कारण तलछट में वलन पड़ने लगता है, जिस कारण मलबा बलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिन्हें कोवर ने रैंडकेटन, ये शब्द याद रखने वाला है भाई, रैंडकेटन नाम दिया है। देखिए ये थालीनुमा क्षेत्र है, यहाँ पर दृढ़ भूखंड है और ये भी दृढ़ भूखंड है। तो जब यहाँ पर वजन पड़ जाएगा तो ये क्षेत्र नीचे का धंसाव हो जाएगा, ये आगे के लिए क्षैतिज संचलन के कारण एक दूसरे के पास आएंगे। पास आने से जो मलबा है ये मलबा ऊपर उठेगा और मलबा ऊपर उठेगा तो दोनों और पर्वतों का निर्माण होगा और इन पर्वतों को कोवर ने क्या कहा है, रैंडकेटन नाम दिया है, रैंडकेटन। आगे आते हैं, हिमालय के निर्माण के संबंध में कोवर का विचार है कि हिमालय के स्थान पर पहले टेथिस सागर था। अब देखो जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर भूसन्नति की मैंने बात बताई थी, तो इनका मानना था कोवर का, वहाँ पर एक टेथिस नाम से एक सागर था, जिसके उत्तरी भागों में अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड अग्र प्रदेश थे। अग्र प्रदेश क्या होते हैं, ये ठोस चट्टान बनी हुई होती है, जैसे मिट्टी की चट्टान बनी होती है, कड़क चट्टान होती है, तो अग्र प्रदेश थे। इयोसीन काल में दोनों आमने सामने सरकने लगे, जिसके परिणामस्वरूप टेथिस दोनों किनारों पर तलछट में मोड़ पड़ने से उत्तर में कुल्लून पर्वत और दक्षिण में हिमालय के उत्तरी श्रेणी का निर्माण हुआ। दोनों के मध्य हिमालय, लघु हिमालय और श्रेणियाँ बन गई। ठीक है। संकुचन, अब देखिए इसकी आलोचना है, विद्वानों ने इसकी आलोचना की है कि कोवर का सिद्धांत बहुत सारी जगह सही है लेकिन बहुत सारी जगह गलत भी है। तो इसकी आलोचनाएं पढ़ लेते हैं। क्या है आलोचना? संकुचन के सिद्धांत को रूढ़िवादी कहकर वैज्ञानिकों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। यद्यपि कोवर का यह सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित कई तथ्यों का सही उल्लेख करता है, परंतु इस सिद्धांत में निम्न तरह के दोष पाए जाते हैं। पहला क्या दोष है? धरातल के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी विद्वानों का मानना है, आज के विद्वानों का, ऐसा नहीं होता है कि दबाव पड़ने से ये दोनों प्रदेश आगे आ जाएंगे। केवल दबाव पड़ने से दोनों आगे नहीं आ सकते, इस तरह का बल उत्पन्न नहीं हो सकता कि ये पूरी चट्टान सरकने लगे। तो पहला इनका बिल्कुल गलत लगता है, आलोचनाओं में आलोचना सही लगती है। दूसरा देख लेते हैं, यदि भूसन्नतियों के स्थान पर ही पर्वतों का बनना था तो भूसन्नतियों का विवरण भी क्रमानुसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता हमें। अब देखिए यहाँ पर कुल्लून पर्वत है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तब तो ऐसा दिखाई देता है कि भाई इधर से और इधर से दोनों तरफ से ये आगे को बड़े होंगे, तो ऐसा बन गया। लेकिन हर जगह इस तरह के दो पर्वत क्रम से नहीं दिखाई देते, कहीं कहीं पर एक ही पर्वत है तो उसका निर्माण ऐसे कैसे हो गया, अगर हो गया तो दूसरा पर्वत कहाँ गया यहाँ से। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, ये भी सही साबित होता है आज के दौर में। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका, कोवर के विचार से भूसन्नति के दोनों पार्श्व एक दूसरे की ओर सरकते हैं, परंतु सुयस ने बताया, अब सुयस एक विद्वान दूसरे हैं, परंतु सुयस महोदय ने बताया है कि एक पार्श्व सरकता है जिसे पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, तथा दूसरा पार्श्व अपनी जगह स्थिर रहता है जिसे इन्होंने अग्र प्रदेश कहा है। तो सुयस का मानना दूसरा है कि जैसे ये थालीनुमा क्षेत्र है तो इसका एक ही पार्श्व सरकेगा आगे को, और जबकि दूसरा वाला जो है ये अपनी जगह स्थिर रहेगा, तो एक ही तरफ पर्वत का निर्माण होगा, ना कि दोनों तरफ। तो ऐसा सुयस ने बताया है। ठीक है, हाँ, स्थिरता जिसे इन्होंने अग्र प्रदेश कहा है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के समय में सुयस का मत अधिक सत्य लगता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में स्थित भूखंड का उत्तर में सरकना तर्कसंगत नहीं है। अगला देखते हैं, जो पर्वत पूरब पश्चिम की ओर फैले हैं, पूरब पश्चिम मतलब पूरब इधर है और पश्चिम इधर है, ठीक है, ऐसे ऐसे फैले हुए हैं पर्वत। तो जो पर्वत पूरब पश्चिम की ओर फैले हैं उनका स्पष्टीकरण तो कोवर के सिद्धांत में हो जाता है, परंतु उत्तर दक्षिण विस्तार वाले पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत, दो पर्वत हैं ये, इनका इधर से
और इधर से अगर ये दोनों पर्वतों की चर्चा की जाए, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे है। यहाँ पर इस तरह का कोबर का कोई सिद्धांत की एक बात भी सही साबित नहीं होती है, इसलिए विद्वानों का मानना है कि कोबर का सिद्धांत गलत है। अब बच्चों, कोबर का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जल्दी आएगी, आर्थर का संवहन तरंग सिद्धांत, ये वीडियो जल्द से जल्द आएगी। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। अगर ठीक लगे वीडियो तो इसको लाइक किया करो, दोस्तों को शेयर किया करो, ताकि जो मेहनत की जा रही है उसका थोड़ा सा तो बेनिफिट मिल पाए, चैनल तो आगे बढ़ पाए थोड़ा सा। तो आज का टॉपिक यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।